ये डायग्राम में ये डायग्राम है नेफ्रॉन का। ये बोमेंस कैप्सूल है, ये पीसीटी, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, दिस इज द डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी है, आप उसको देखिएगा तो इसको आज क्लास के बाद उसको पढ़िएगा तो सब समझ में आएगा। क्लास के बाद आप उसको पढ़ के देखिए, समझ में आ जाएगा। तो ये आपके एनसीईआरटी में भी है डायग्राम, इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करके बनाया। तो यहाँ पे देखिए, वो भीतर में जाके वो भीतर में जाके और ये तक कोलैप्स करो। यहाँ पे देखिए, ये बोमेंस कैप्सूल, ये पीसीटी, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले एरो बना दिया, ये हो गया असेंडिंग लिम्ब, ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट। और यहाँ पे ये डायग्राम बनाया है वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब और ये असेंडिंग लिम्ब। अब मामला आता है कि वासा रेक्टा है क्या। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए ये बोमेंस कैप्सूल है और ये पीसीटी है, तो यहाँ पे कहा था अफरेंट रीनल आर्टरी। हाँ कचे हाँ नेटवर्क एक हमने चल बहुत सारा। और ये कैपिलरी लूप ऑफ हैनले में जैसे ही एयर पिन बेंडिंग बनाता है, तो ये जो इफरेंट रीनल आर्टरियोल है, करते नहीं ताला ये जो इफरेंट रीनल आर्टरियोल है, ये डिवाइड करता है बहुत सारे कैपिलरीज में, और ये ही कैपिलरीज कहलाता है वासा रेक्टा। एक कैपिलरी को देखिए तो ये ऐसा यू शेप बेंडिंग बनाया हुआ है, जैसा लूप ऑफ हैनले का बेंडिंग है वैसा। तो वही इसका ये वाला हिस्सा ये बनाया है वासा रेक्टा, ध्यान लिखा भी है वासा रेक्टा। बिल्कुल यू शेप्ड बेंडिंग बना रहा है, तो इसमें भी एक डिसेंडिंग लिम्ब है और ये असेंडिंग। अब इस नेफ्रॉन को देखो, तो वासा रेक्टा आप समझ में, इट इज divisions in the efferent renal arteriole. These are the capillaries formed due to divisions in the efferent renal arteriole. उसमें डिवीजन। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा यहाँ डॉटेड लाइन ऐसे रेड कर दिया, तो ये वाला जो हिस्सा है ये कॉर्टेक्स है, किडनी का बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेडुलर, इसको ग्रीन डॉट से दे दिया है कॉर्टेक्स है, ये रेड डॉट है ये मेडुलर। अब आप नेफ्रॉन बता सकते हैं कि कैसा नेफ्रॉन है। इस नेफ्रॉन का देखिए, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी, ये है इनर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, लूप ऑफ हैनले लंबा है एंड कंप्लीटली प्रेजेंट विद इन द मेडुलर। यानी ये जो नेफ्रॉन बनाया वो हम लोगों ने जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बनाया। दिस नेफ्रॉन इज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जिसका लूप ऑफ हैनले लंबा है और ये पूरी तरह से मेडुलर है। डॉटेड लाइन के ऊपर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स, इसके नीचे वाला मेडुलर।
अब देखिए, ऑस्मोलैरिटी या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन in our body fluid as well as in the blood. हम लोगों के बॉडी फ्लूइड में, हम लोगों के बॉडी फ्लूइड का जो टिश्यू फ्लूइड कहते हैं बॉडी फ्लूइड, और ब्लड का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ऑस्मोलैरिटी कह रहे हैं, इट इज 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर. 300 milliosmol per liter. It is the osmolarity or osmotic concentration of the body fluid and the blood. तो यहाँ से जो ब्लड पास कर रहा है ग्लोमेरुलर कैपिलरी से, उससे लगभग हर चीज फिल्टर हुआ है एक्सेप्ट द लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड कॉर्पसेस और लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर हर चीज यहाँ से फिल्टर हो गया इस कैपिलरी से. तो यहाँ पे जो ब्लड प्लाज्मा था, ब्लड से पास कर रहा है ग्लोमेरुलर कैपिलरी से, उसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन या ऑस्मोलैरिटी 300 मिलीऑस्मोल है. अब प्लाज्मा से हर चीज पास आउट होता है एक्सेप्ट लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन. तो इसलिए ये जो फिल्ट्रेट है, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट हुआ, इसका ऑस्मोलैरिटी भी लगभग वही है, यानी 300 मिली ऑस्मोल. इसका ऑस्मोलैरिटी भी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर. यहाँ भी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर फिल्ट्रेट है. अब इसको मिटा दें फिल्ट्रेट में, यानी फिल्टर हुआ, तो इसका जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, यानी it is isotonic with respect to the body fluid and the blood. तो क्वेश्चन अगर आएगा तो इस पर सब पे ध्यान, कोई इसी से भी क्वेश्चन पूछेगा कि what is the osmolarity or osmotic concentration of the glomerular filtrate, तो आप कहिएगा it is same as that of the body fluid and the blood, यानी 300 milliosmol per liter. तो इसलिए glomerular filtrate is isotonic to the blood as well as the body fluid. Blood और body fluid का ये isotonic same osmotic concentration. अब ये filtrate enter करेगा into the PCT. ये जो filtrate है वो कहाँ है? PCT में. और हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये जो PCT है, इसका लाइनिंग होता है ब्रस्ट बॉर्डर एपिथेलियम का, और ब्रस्ट बॉर्डर एपिथेलियम के लाइनिंग के कारण इसका सरफेस एरिया लगभग 600 गुना ज्यादा हो जाता है, काफी बढ़ जाता है. तो जब यहाँ से फिल्ट्रेट पास होगा, पहुंचेगा PCT में. अब PCT में पहुंचा तो इसका ऑस्मोलैरिटी कितना है? 300 मिली ऑस्मोल. यहाँ भी इसका ऑस्मोलैरिटी कितना है? 300 मिली ऑस्मोल. तो ये है, लेकिन अब PCT में एब्जॉर्प्शन होगा. एब्जॉर्प्शन क्या होगा? यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा H2O, 100% वाटर एब्जॉर्ब होगा, 100% एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, 75% एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, उसी तरह 70% ऑफ पोटेशियम. उसके अलावा अमीनो एसिड्स, फिर यूरिया, क्रिएटिनिन, 100% water, 75% water, and 100% glucose, etc. यानी बहुत सारे. अब ध्यान से देखिए, फिल्ट्रेट यहाँ से रिलीज हुआ, ब्लड से पास किया पोडोसाइट से आ गया बॉमन्स कैप्सूल के ल्यूमेन में. इसका अभी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन वही है जो लगभग ब्लड का था, यानी 300 मिली ऑस्मोल. अब ये पहुंचा PCT में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. तो यहाँ से
75% water, 75% sodium, 70% potassium, a small amount of amino acids, urea, creatinine, 100% glucose, etc. are absorbed in the PCT. इन सब का एब्जॉर्प्शन किससे हो गया? PCT से। फिर से देखिए, जब यहाँ फिल्ट्रेट पहुंचा तो इसमें से 75% वाटर, 75% सोडियम, 70% पोटेशियम, उसके अलावा कुछ अमीनो एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, क्रिएटिनिन और 100% ग्लूकोज एब्जॉर्ब। About 2/3 of the total volume of filtrate is absorbed in the PCT. 2/3 हिस्सा फिल्ट्रेट का एब्जॉर्ब हो जाता है किसमें? PCT। आपको कल बताया था कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR वो हम लोगों ने कहा था 125 ml/minute। उससे आप 60 मिनट का निकाल के 1 घंटा मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 से, तो आपको जो टोटल फिल्ट्रेट फॉर्म करेगा वो होगा 170 से 180 लीटर, यानी लगभग 180 लीटर फिल्ट्रेट फॉर्म कर जाएगा कॉम्बिन्स कैप्सूल से। अगर इसका रफ्तार है 125 ml/minute, तो when we will calculate the total volume of filtrate produced in 24 hours, it will be around about 180 liters। और हम लोगों के बॉडी से जो यूरिन पास होता है 24 आवर्स में, वो लगभग 1.5 से 2 लीटर, 1.5 to 2 लीटर यूरिन is passed out from the body। तो मान लीजिए 2 लीटर यूरिन पास करें, तो बाकी ये 178 लीटर कहाँ चला? फिल्ट्रेशन तो हुआ था 180 लीटर का, और यूरिन जो इससे पास हुआ, यूरिन वो पास हुआ लगभग 1.5 से 2 लीटर, तो लगभग 178 लीटर ये फिल्ट्रेट का क्या हुआ? तो ये हुआ कि ये सॉल्व। तो एब्जॉर्प्शन में सबसे ज्यादा 1/3 वॉल्यूम, अबाउट लगभग 2/3 वॉल्यूम, 2/3 वॉल्यूम ये एब्जॉर्ब हो जाता है पीसीटी। क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है फिल्ट्रेट का, तो आप कहेंगे पीसीटी। 100% ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर यहाँ पे ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हुआ पीसीटी में, तो फिर नेफ्रॉन में ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जहाँ वो एब्जॉर्ब हो सके, यानी कोई पास आउट विद यूरिन, ग्लाइकोसूरिया, यानी पैसेज ऑफ सुगर विद यूरिन, ग्लाइकोसूरिया। तो ये एब्जॉर्ब हो गई 2/3 फिल्ट्रेट यहाँ एब्जॉर्ब हो। अब देखिए, in spite of the absorption of about 2/3 volume of the total filtrate, the osmolarity remains the same। ध्यान से समझना कि 2/3 फिल्ट्रेट वॉल्यूम भले ही कम हो, यहाँ जो फिल्ट्रेट था उसका वॉल्यूम घट गया, 2/3 घट गया, लेकिन उसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में कोई ज्यादा चेंज नहीं है। इसलिए कि आप देखिए, अगर 75% सोडियम एब्जॉर्ब हो रहा है, तो 75% पोटेशियम वाटर भी एब्जॉर्ब, 70% सोडियम भी हो रहा है, तो इसलिए वॉल्यूम भले ही कम हो गया, बट फिल्ट्रेट रिमेन्स द सेम। और ये जो 300 मिली ऑस्मोल है, ये कॉर्टेक्स में देख रहे हैं आप, कॉर्टेक्स का ऑस्मोलैरिटी है, इसके अंदर जो इंटरस्टिशियम कहा जाता है फ्लूइड प्रेजेंट इन द किडनी, तो कॉर्टेक्स के अंदर जो इंटरस्टिशियम है उसका भी ऑस्मोलैरिटी देखते हैं आप 300। यहाँ मेडुला से देखिए, मेडुला में जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तो पहले 400, फिर 600, 800, 1000 और सबसे नीचे मेडुला में कहाँ 1200, यानी सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेडुला के डीपर पार्ट में 1200 और इसके ऊपर वाले हिस्से में 400, और इसके ऊपर जो कॉर्टेक्स है उसमें ऑस्मोलैरिटी है सिर्फ 300। तो अब ये जो फिल्ट्रेट फॉर्म किया, it was isotonic with respect to the interstitium of cortex,
जब ये पीसीटी में आया तो वॉल्यूम भले ही 2/3 कम हो गया, बट इट रिमेन्स आइसोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू द इंटरस्टिशियम ऑफ कॉर्टेक्स। यानी अभी तक यहाँ तक उतना ही ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है जितना कि किडनी के कॉर्टेक्स में है, या जितना ब्लड में है, या जितना बॉडी में। अब मामला चेंज होता है कहां से, वो देखो। अब ये फिल्ट्रेट इंटर करेगा इनटू द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंड। ये आया है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंड, यहाँ आ गया, ये आ गया 300, अभी 300 है। अब यहाँ जब ये 300 आया तो बाहर आप देख रहे हैं 400, तो फिल्ट्रेट बिकम्स hypotonic with respect to interstitium of medulla. मेडुला के फ्लूइड या इंटरस्टिशियम की अपेक्षा इसका जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो कम है, हाइपोटोनिक है। तो इस हाइपोटोनिक को अब आइसोटोनिक करना है तो क्या होगा, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो, वाटर विल बी एब्जॉर्ब, यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब, तो काफी वाटर एब्जॉर्ब होगा तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन क्या होगा, इसका बढ़ेगा। एंड स्लाइट सिक्रेशन ऑफ सोडियम, स्लाइट सिक्रेशन ऑफ सोडियम। आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंड इज परमेबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू सोडियम, यही लिखा हुआ। उसमें लिखा हुआ है कि the wall of the descending limb of loop of Henle is permeable to water but almost impermeable to sodium। ये नहीं लिखा है कि impermeable, लिखा है almost impermeable, यानी थोड़ा बहुत permeable है। तो इसलिए हमने कहा कि जैसे ही ये फिल्ट्रेट यहाँ पहुंचेगा तो इसका ऑस्मोलैरिटी 300 है, बाहर मेडुला में 400, तो ये हाइपोटोनिक हो गया। तो इसको आइसोटोनिक बनाना है, वो इस फिल्ट्रेट से वाटर एब्जॉर्ब होगा, वाटर जब एब्जॉर्ब होगा तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और साथ ही साथ थोड़ा सोडियम का सिक्रीशन होगा, अल्टीमेटली यहाँ भी ऑस्मोलैरिटी हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, यानी इट बिकम्स आइसोटोनिक टू द इंटरस्टिशियम ऑफ मेडुला। अब फिर ये फिल्ट्रेट नीचे आया, फिर ये फिल्ट्रेट आया, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, इस जगह पे आ गया, तो अभी इसका ऑस्मोलैरिटी कितना है 400 और डीपर पार्ट में कितना है 600, तो फिर यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन और सोडियम का सिक्रीशन, तो फिर इसका ऑस्मोलैरिटी कितना होगा 600। तो इस तरह से जैसे जैसे फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले पे नीचे की ओर मूव करेगा, इसका ऑस्मोलैरिटी बराबर होता जाएगा इसके with respect to the osmolarity in the interstitium of medulla। तो यहाँ पे जब आएगा 600 हो गया, यहाँ आएगा फिर उसी तरह 800, यहाँ जब आएगा तो 1000 और जब नीचे जाएगा तो 1200 और पूरी लंबाई में वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा और सोडियम का सिक्रीशन होगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे फिल्ट्रेट इस डिसेंडिंग लिम्ब में गहराई की ओर बढ़ रहा है, इसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। इसलिए हमने कहा था कि लूप ऑफ हैंडले जितना लंबा होगा और मेडुला में जितनी गहराई तक जाएगा तो यूरिन का कंसंट्रेशन या फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन उतना बढ़ेगा। तो यहाँ बढ़ गया 1200, लगभग 4 गुना हो गया विथ रेस्पेक्ट टू द इंटरस्टिशियम ऑफ द कॉर्टेक्स और विथ रेस्पेक्ट टू द ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। ये इसमें रोल किसका था, इंटरस्टिशियम ऑफ मेडुला। अब देखिए ये जो असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हैंडले का, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले इज कंप्लीटली इम्परमेबल टू वाटर। इससे होकर वाटर बाहर नहीं जा सकता, बट इट इज परमेबल टू सोडियम। सोडियम बाहर जाएगा बट वाटर बाहर नहीं जाएगा। तो अब जब फिल्ट्रेट यहाँ पहुंचेगा
into the ascending leg, यहाँ ऐसे आएगा तो फिल्ट्रेट से क्या एब्जॉर्ब होगा? सोडियम। वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन होगा सोडियम। सोडियम आयन विल बी एब्जॉर्ब। और यहीं पे एक फिनोमेना काम करता है जिसको ड्रैग इफेक्ट कहते हैं। ड्रैग मतलब होता है खींचना, ड्रैग मतलब खींचना। तो सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और हम लोग जानते हैं अपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब सोडियम का एब्जॉर्प्शन होगा तो इसके प्रभाव में क्लोराइड आयन भी इसके पीछे पीछे एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम और क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। वाटर के लिए इम्परिमेबल है, वाटर इसे नहीं पास करेगा, लेकिन सोडियम और क्लोराइड आयन एब्जॉर्ब हो गया तो आप देखिए कंसंट्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। यहाँ 1200 था, 1200 में सोडियम और क्लोराइड बाहर चला गया, वाटर वहीं पे है। वाटर भी अगर बाहर आता तो कंसंट्रेशन सेम रहता है, लेकिन सॉल्ट एब्जॉर्ब हो गया, वाटर वही है तो कंसंट्रेशन घटेगा। तो घट के कितना आएगा? यही लगभग 1000 और ऊपर जाएगा। तो पूरी लंबाई में सोडियम एब्जॉर्ब होता रहेगा और सोडियम के पीछे पीछे क्लोराइड आयन भी एब्जॉर्ब। ये पूरी लंबाई एब्जॉर्प्शन जारी है और जैसे जैसे ये एब्जॉर्ब होता रहेगा फिर ऑस्मोलैरिटीज का कम होने लगेगा। यहाँ 1000 था तो यहाँ 800 हो जाएगा और ऊपर जाएंगे तो 600 हो जाएगा। यहाँ भी एब्जॉर्ब करते हैं सोडियम को और क्लोराइड को और फाइनली जब यहाँ आएगा तो 400 हो जाएगा सोडियम और क्लोराइड है और थोड़ा इससे ऊपर जाएगा तो इसमें बिकम 300 और 200। यहाँ पे ये ऑस्मोलैरिटी हो जाएगा लगभग 200। इतना ज्यादा सोडियम और क्लोराइड आयन एब्जॉर्ब होगा कि डीसीटी में पहुंचने के पहले इसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन 200 हो गया। यानी नाउ it is hypotonic even with respect to the cortex। ये जो कॉर्टेक्स में आ गया, डीसीटी कहाँ है? कॉर्टेक्स में। और यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी कितना है? 300, इसका कितना है? 200। तो ये हाइपोटोनिक हो गया। तो अब यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच। देखेगा कि पानी ज्यादा जा रहा है तो ये वो एडीएच रिलीज होगा, पिट्यूटरी से पड़ चुके हैं और वो वाटर को एब्जॉर्ब कराएगा। और दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। और साथ ही साथ जब सोडियम एब्जॉर्ब होगा पोटेशियम का सिक्रीशन होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम। ये जो साइन बनाया है ये कपलिंग का साइन कपलिंग कहने का मतलब दोनों काम एक साथ हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम। और ये हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन जो रिलीज होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो वाटर इज एब्जॉर्ब्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच एंड सोडियम आयंस आर एब्जॉर्ब्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। और जब सोडियम एब्जॉर्ब होगा तो उसके साथ पोटेशियम का सिक्रीशन होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कपलिंग एल्डोस्टेरोन। तो जब सोडियम का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वो पोटेशियम का सिक्रीशन हो रहा है, इसलिए सॉल्ट का तो कोई ज्यादा चेंज नहीं आ रहा। लेकिन वाटर के एब्जॉर्प्शन के कारण यहाँ ऑस्मोलैरिटी अब बढ़ेगा और ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगा और इट विल बिकम 300, यानी आइसोटोनिक हो जाएगा। अब ये जो आइसोटोनिक फिल्ट्रेट है इट विल enter into the descent into the collecting duct। ये लिखा हुआ collecting duct। तो यहाँ भी it is 300 और यहाँ भी ये जारी रहेगा। Absorption of water under the influence of ADH and absorption of sodium under the influence of aldosterone। ये कपलिंग हो गया पोटेशियम का सिक्रीशन। क्या जारी है तो कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड का क्या होगा? फिल्ट्रेट का बढ़ने लगेगा। फाइनली जब इधर आएगा तो यहाँ पे
इसमें रिलीज किया जा रहा है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इज एब्सेंट इन यूरिक एसिड जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, इट इज एब्सेंट इन द ब्लड। हम लोगों के ब्लड में यूरिक एसिड नहीं, जो किडनी में ब्लड गया है उसमें यूरिक एसिड नहीं। तो यूरिक एसिड यहीं पे एब्जॉर्ब होता है, मेडुला के इंटरस्टिशियल का फ्लूइड से ये रिलीज होता है, कनेक्टिव होता है। और अब जैसे जैसे नीचे फिल्ट्रेट आएगा फिर इसका ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगा, 400 पूरा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहीं पे थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन हो जाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया और क्रिएटिन एक्सेट्रा। और जब यहाँ पे नीचे और आएगा तो 800, फिर क्या हो जाएगा 1000, और फाइनली जब यूरिन, एक बार क्वेश्चन आ चुका है नीट में कि फिल्ट्रेट को यूरिन कब कहें, पूछा गया था कि when the filtrate will be considered as urine, so it will be considered as urine when it enters into the lower part of collecting duct. ऊपर वाले हिस्से में इसको यूरिन नहीं कहेंगे, यहाँ पे तो एक्सचेंज हो ही रहा है, इसको फिल्ट्रेट कहेंगे। लेकिन जब ये नीचे आ जाता है तो इसको यूरिन कहते हैं। और यूरिन का ऑस्मोलैरिटी कितना, 400। इट इज ऑलमोस्ट 4 times with respect to the osmolarity of the glomerular filtrate or the blood plasma or the body fluid or the interstitium. That's why urine जो excrete होगा, it is hypertonic. ये हाइपरटोनिक हो, तो हाइपरटोनिक इसलिए हुआ कि ये पूरा का पूरा लूप ऑफ हेनरी या कलेक्टिव डक्ट, दे आर ऑल प्रेजेंट इन द मेडुला। और मेडुला का जो ऑस्मोलैरिटी है ये काफी ज्यादा हाई। अब मामला आता है, ये तो ऑस्मो रेगुलेशन ये वर्ड इस्तेमाल किया था या मैकेनिज्म को देखा था ओवन में, पहली बार किडनी में ऑस्मो रेगुलेशन को स्टडी किया था ओवन, ओवन में। अब इससे रिलेटेड एक प्रोसेस आता है which is called counter current mechanism, and counter current mechanism was first studied by Welch, W-I-R-T-Z, Welch and associates, उनके सहयोगियों ने associates। तो क्वेश्चन अगर आ गया कि किडनी में ऑस्मो रेगुलेशन को किसने पहले स्टडी किया, आंसर होगा ओवन। और अब इसके बाद जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है काउंटर करंट मैकेनिज्म और काउंटर करंट मल्टीप्लायर, उसी को काउंटर करंट एक्सचेंजर भी कहते हैं। तो काउंटर करंट एक्सचेंजर क्या है वो देखिए, या आप देखिए असेंडिंग लिंब ऑफ ट्यूब ऑफ एंडोगो, दिस वन सोडियम एब्सॉर्ब होगा, यहाँ कहाँ पे है इंटरस्टिशियल, इधर तो असेंडिंग लिंब से, और देख रहे हैं सीक्रेट किसमें हो रहा है, असेंडिंग लिंब। ये देखिए सोडियम सीक्रेट हो रहा है, तो यहाँ से जो एब्जॉर्प्शन हुआ ये सीक्रेट हुआ, पूरी लंबाई में ये चलता रहेगा नीचे से ऊपर तक। तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट डिसेंडिंग से असेंडिंग लिंब में जाएगा, हर बार सोडियम आएगा फिर वापस डिसेंडिंग लिंब में, एंड इट विल हेल्प इन द इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। इसको काउंटर करंट एक्सचेंजर या मल्टीप्लायर इसलिए क्या कहा गया कि काउंटर करंट कहा जाता है फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। अब अपोजिट डायरेक्शन में कैसे, डिसेंडिंग लिंब में इधर फ्लो रहा है नीचे, और असेंडिंग लिंब में फ्लो किधर हो रहा है। अब अपोजिट डायरेक्शन में जब फ्लो हो रहा है वो एक्सचेंज का मौका ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ से असेंडिंग लिंब से सोडियम एब्सॉर्ब हो रहा है और लगातार ये सीक्रेट हो रहा है डिसेंडिंग लिंब पूरी लंबाई में लूप ऑफ हेनरी का, वो हर बार कंसंट्रेशन और क्या बढ़ेगा,
So this is called counter current exchanger or counter current multiplier, जिसको स्टडी किया था विल्च और उनके एसोसिएट्स ने। अभी अब इसके बाद देखिए भाषा रेक्टर। तो भाषा रेक्टर अभी कहा था कि these are the capillaries formed due to the divisions in the efferent renal artery। तो यहाँ पे तो फिल्ट्रेट पास कर, इसके अंदर फिल्ट्रेट पास कर और इसके अंदर ब्लड पास कर। ये कैपिलरी है, तो कैपिलरी है तो जाहिर सी बात है क्या पास करेगा, ब्लड पास करेगा। तो इसमें अभी हम लोग बात करेंगे। अभी तुरंत 1 मिनट ब्रेक।